पसंदीदा शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। दरअसल कौन बनेगा मुख्यमंत्री इसका फैसला मई के महीने में हो जाएगा। बड़ा दिलचस्प होगा ये चुनाव, क्योंकि 8 फेज में होगा। इसके पहले कभी हुआ नहीं है, 7 फेज तक हुआ है। लेकिन क्या होंगी इस बार की खास बातें, हमारे साथ आज होंगे प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस से ओम प्रकाश मिश्रा, निखिल प्रसून जी है बीजेपी से, प्रभिषेक सिंह कांग्रेस से और देवाशीष से होंगे सीपीआईएम से। सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस से ही पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे आप आज चुनाव आयोग की इन तारीखों को देखकर? कैसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। 1.5 घंटा करीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और अभी भी पता नहीं चला है, काफ़ी डिटेल्स आई नहीं है। और हमारी लीडर माननीय ममता बंदोपाध्याय जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उनका रिस्पांस आएगा, आप लोगों को मिलेगा, उसके बाद बात होगी। ऐसा नहीं हो सकता है। ऑल इंडिया चैनल लोगों को भी ये सोचना चाहिए, जो जब आप लोग किसी को बुलाते हैं तो टॉपिक पहले से पूर्व निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी ख़त्म हुआ है 15-18 मिनट पहले इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अभी अभी इसके बारे में प्रतिक्रिया कैसे दे सकते हैं जब तक ओम प्रकाश मिश्रा जी, आप प्रवक्ता हैं, आपसे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, 7 फेज में चुनाव पहले भी होते थे, इस बार 8 फेज में हो रहे हैं, तो पार्टी इसको किस अंदाज से कैसे देख रही है? नहीं, ये तो मैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का 324 आर्टिकल के बारे में बात कर सकता हूं, जो इलेक्शन कमीशन के पास क्या पावर है और उनको क्या करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अच्छा काम, आप ही बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है क्या करना चाहिए इन संदर्भ में। मैं क्यों बताऊंगा, क्योंकि जब मैं आपको बता चुका हूं अभी जो इसके बारे में जो रिस्पॉन्स है ऑफिशियली आएगा, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। हमारे जो श्रोता हैं एबीपी न्यूज के, उनको भी धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट पहले हुआ है और हम लोग तो इंस्टेंट पार्टी नहीं है और मैं इंस्टेंट स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूं और इंस्टेंट टेलीविजन होना भी नहीं चाहिए। मनोज्ञा जी, आपको भी पता है। तो इंस्टेंट नहीं होना चाहिए क्या? बीजेपी इंस्टेंट पार्टी है, इंस्टेंट टेलीविजन है और इंस्टेंट रिएक्शन भी है। निखिल जी, आप ही बता दीजिए। जी नमस्कार। देखिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजया। मैं पश्चिम बंगाल की महान जनता को बधाई देता हूं कि युद्ध की दुदुम्बी बज चुकी है, लोकतांत्रिक युद्ध की। और जो चुनाव आयोग ने जिस 8 चरणों में चुनाव करवाने का फैसला किया है, चुनाव आयोग ने विमर्श के बाद किया है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन आज का दिन बड़ा शुभ है कि आज के दिन जिस तरह चुनावों की घोषणा हुई है और उसके साथ साथ आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया, तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो परिवर्तन को परिवर्तित करने की जो दुदुम्बी बजी है, उसका एक अगला पड़ाव और निर्णायक पड़ाव आ चुका है और पश्चिम बंगाल की जनता एक निर्णायक फैसला। तो दल बल लेकर बंगाल में है कि बस जैसे चुनाव बाकी 4 राज्यों में है ही नहीं, सिर्फ यही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बेहद संजीदगी से लेती है। बाकी राज्यों को भी ले लीजिए, हर राज्य को संजीदगी से, वहां हमारा मैकेनिज्म बूथ स्तर पर तैयार है। पश्चिम बंगाल में तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हमने दूसरी सारी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है, इसलिए हमें अब तक पीछे छोड़ दिया। आप मान रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है। बीजेपी चुनाव में अंश ग्रहण करेगी। लास्ट टाइम उनको 10.5% वोट मिला था, 3 विधायक जीते थे 294 में। और इस बार मैं समझता हूं जो बीजेपी का परफॉर्मेंस जो लास्ट टाइम था 3 विधायक का, उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब पता नहीं अब 7 गुना अच्छा हो जाए या 6 गुना, 18, 20, 25 सीट तो मिलनी ही चाहिए बीजेपी को। अच्छी बात है, इलेक्शन में आ रहे हैं, इलेक्शन का शेड्यूल। लोकसभा की भी बात कर लीजिए, 2019 में भी तो अच्छे खासे ठीक ठाक आंकड़े थे, 3% का ही अंतर रह गया था। लोकसभा में तो देखिए दिलीप घोष जी वो इलेक्टेड हुए थे, 47,000 का मार्जिन था खड़गपुर सेगमेंट में। दिनेश त्रिवेदी कितने मार्जिन से हारे थे? वहां पर बाई इलेक्शन में क्या हुआ है आपको पता है, जो बीजेपी करीबन 67,000 वोट गवा चुकी है 5 महीने के अंदर में, और जितेंद्र तिवारी ने कोई बाई इलेक्शन नहीं लड़ा है, इसलिए वो सही नहीं है। तिवारी ने लिखते। आपसे पूछना चाहेंगे, कांग्रेस कहां है इन सब के बीच में? क्या आज जो 8 फेज में चुनाव है, बाकी सब राज्यों को छोड़कर बंगाल पे फोकस? ऐसा नहीं है। कांग्रेस हमेशा से ही एक विचारधारा वाली पार्टी रही है। हम सभी देखते हैं कि देखिए, जैसे कि आप सभी दिखाई पड़ता है कि भाजपा और तृणमूल दोनों ही चचेरे मौसेरे भाई हैं। हमारी भाषा में कहा जाए तो हम लोग तो इनको सिंपल हम लोग भाजपा तृणमूल को एक
मैंने ऐसी पार्टी बोली जाती है, इन दोनों की दोनों जरूरत पड़ने पर दोनों एक दूसरे का साथ दे देते हैं। आप भी तो दे रहे हैं, सीपीआईएम के साथ हो गए, आईएसएफ के साथ हो गए, जिसका साथ उसका ले लो। साथ हमारा काफी पुराना है, लेकिन अभी ये जो स्थिति आगे खड़ी हुई है, मुझे लगता नहीं है कि तृणमूल की स्थिति जो है वो गंभीर है, और भाजपा के तो बड़े से बड़े नेता 2016 के पहले आप एक साथ नहीं थे, प्रदर्शन करते थे वाम मोर्चा के खिलाफ और बंद बुलाते थे, भूल गए लगता है। No, thank you. I will speak in English and Bengali. तो आपका जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप क्लियर कीजिए प्लीज। व्हाट इज द क्वेश्चन? আমার প্রশ্ন হচ্ছে कि जो आपके साथ इस समय सब पार्टियां एक साथ आ रही हैं, 8 फेज का इस बार चुनाव किया है चुनाव आयोग ने, हाउ डू यू लुक एट इट? No, this is absolutely the prerogative of Indian Election Commission of India. There is no problem if they think so. Considering the law and order situation of West Bengal, they can do it. We have no problem for it. But যে পদ্ধতিতে এই ইলেকশনটা করা হলো দক্ষিণবঙ্গ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে ভাগ করে, এটা মনে হচ্ছে যে দিস ইজ নট অ্যাট অল দ্য ডিসিশন অফ ইসিআই। সামথিং ইজ প্লেয়িং বিহাইন্ড দিস, সাম আর প্লেয়িং রোল বিহাইন্ড দিস, অ্যান্ড আই थिंक दैट बीजेपी सुप्रीमोज आर देयर टू प्ले द रोल बिहाइंड द शेड्यूल। क्या है इसमें सच्चाई? बार बार बीजेपी पे सवाल उठ जाते हैं कि आप ही इसके पीछे, चुनाव आयोग की तारुकों के पीछे। अभी कुछ दिन पहले सब लोग ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री महोदय ने इशारा किया है कि 7 मार्च को चुनावों की घोषणा होगी, और चुनावों की घोषणा आज हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को, अपने जो विपक्षी लोग हैं उनको अपने विवेक पे ध्यान देना चाहिए थोड़ा, और अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि मैं यहाँ की सरकार से चंद प्रश्न करना चाहूँगा कि जो देखिए कुछ जो मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो हम लोग जो परिवर्तन को परिवर्तित करने की बात कर रहे हैं उसके पीछे क्या है। आज इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन हमारा था, करीब करीब बंगाल का 30% योगदान था, जो कि घट के 3% हो गया है। एफडीआई में जो टोटल भाग है बंगाल का 1% था 10 साल पहले, अभी भी 1% है। यहाँ बेरोजगार युवक मारे मारे फिर रहे हैं। यहाँ करीब बेरोजगारी पर एक बार आपसे पूछना चाहेंगे, वो बार बार आंकड़े बताते हैं कि यहाँ कुछ किया ही नहीं आप। त्रिपुरा में तो बंगाल की बात करिए। नहीं, सुन लीजिए, त्रिपुरा में किसकी सरकार है तो उनको अच्छी तरह से पता है जो यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो त्रिपुरा में। त्रिपुरा की आबादी 40 लाख है, कोलकाता की आबादी त्रिपुरा से ज्यादा है। आप फिर अब यदि मुझको मोदी जी के बारे में बात कीजिएगा तो मैं आपको बोलूंगा मत पूछिए, क्योंकि जब मैं कुछ बता रहा हूं तो मुझे बताने दीजिए। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपसे खाली बोल रही हूँ, बंगाल की बात करिए, बाकी आप कुछ भी बोलिए। मनोज्ञा जी, आप मुझे यदि करेक्ट करने की कोशिश करते रहेंगी तो वो शायद आपका काम नहीं है। एंकर हैं आप, एंकर के हिसाब से ही पूछिए। बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सबसे अच्छा पदक्षेप लिया हुआ है। यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल में जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है उससे बहुत कम है। त्रिपुरा में बंगाल से 3 गुना ज़्यादा है, हरियाणा में 4 गुना ज़्यादा है, और पूरे देश की हालत खराब है। जीडीपी यानी कि गैस, डीजल, पेट्रोल आगे बढ़ रहा है, और जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सब कम हो रहा है। मोदी सरकार की उपलब्धि है। देश का काफ़ी मिसमैनेजमेंट हुआ है, पूरी दुनिया को पता है। यहाँ पर बंगाल में आंकड़े यदि आप देखें तो बंगाल 11 मामले में केंद्रीय सरकार ने फर्स्ट प्राइज घोषणा किया है। बंगाल का इतना अच्छा रिकॉर्ड है, ग्लोरियस रिकॉर्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बंगाल के मुकाबले कोई राज्य नहीं है। और गुजरात वो भी आगे काफी अग्रणी राज्य था, आज एक बीमारू राज्य हो गया है। सोशल डेवलपमेंट इंडाइसेस के ओर से देखें, पब्लिक हेल्थ के ओर से देखें, सो फार एज बंगाल इज कंसर्न, इट इज वेरी पीसफुल, इट इज वेरी स्टेबल एंड इट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। बंगाल पीसफुल है, इसका सवाल तो जनता से पूछ लेते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि बंगाल पूरी तरह से पीसफुल स्टेट है, कोई मारपीट नहीं होती है? पूरी तरह से सेफ स्टेट है, और ये केंद्र सरकार का रिपोर्ट भी बोलता है जी, यहाँ पर जो लड़का लोग घुटता है वही अच्छा तरह से घुटता है। आप क्या कहेंगे? हंस रहे हैं। बंगाल तो इतना पीसफुल है कि यहाँ हर रोज नारियों का रेप होता रहता है। कामदूनी, पार्क स्ट्रीट, मध्यम ग्राम, आप कितना जोड़वाइएगा, जोड़ते जोड़ते रात खत्म हो जाएगा। इसलिए इनसे जितना कम पूछा जाए उतना ही अच्छा है। आप जो देख रहे हैं, क्या सवाल रहेगा आपका इनसे? हमारा सवाल तो मिश्रा जी से पहले है, कब तक हैं टीएमसी में, कब तक रहिएगा, चुनाव के बाद भी रहिएगा? सवाल उठा दिया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधा चुनाव आयोग पे। क्या कहेंगे ओम प्रकाश जी? इलेक्शन शेड्यूल होता है पॉलिटिकल जियोग्राफी को देख के। अब यदि इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्टोरल हिस्ट्री और
पॉलिटिकल इलेक्टोरल कंसिडरेशन में शेड्यूल हो तो सवाल तो उठना जायज है। अब तो अभी लोगों को शायद पता नहीं, अब सबको हंसने लग जाएंगे जब सुनेंगे जो मालदा के साथ नॉर्थ कोलकाता का इलेक्शन एक साथ होगा। आप अलग अलग फेज में कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का तर्क होगा, पहले भी हो चुका है, फेज की बात नहीं है, ये रिड्यूकुलस टाइप का एक माने हास्यास्पद। 7 फेज में 2016 और 11 में चुनाव हो तो ठीक है, 2021 में हो तो गलत है। आप मनोगिया जी, मैं फेज की बात नहीं कर रहा हूं, किस तरह से फेज आउट किया गया है अलग अलग जिलों में उसकी बात कर रहा हूं। आप एक ही जिले को, छोटे से जिले को 2 भाग में बांट रहे हैं। आप मालदा का और मुर्शिदाबाद का चुनाव कर रहे हैं नॉर्थ कोलकाता के साथ, और साउथ 24 परगना का और आपका नदिया का चुनाव अलग तरीके से। उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, उसमें दिक्कत ये है जो कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई। अच्छा, आपकी आपत्ति में लॉजिक है, उनके अनाउंसमेंट में लॉजिक नहीं है? नहीं, पहले हमेशा रहा है जो नॉर्थ बंगाल का होता है, ट्रूप डिप्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट का होता है, माओवादी गतिविधियां कहाँ हैं उसके कॉन्टेक्स्ट का होता है, कॉन्टिग्यूटी एक फैक्टर होता है। इस बार ये सब फैक्टर नहीं है, ये इस बार आसाम इलेक्शन का शेड्यूल शायद फैक्टर हो। किस तरह से असम में हर बार 3 फेज में चुनाव हुए हैं, 14 अप्रैल के पहले हुए हैं, 20 साल से मैं कवर कर रही हूं। अभी आप ये मुझे बता दीजिए कि आपके नेताओं के तुष्टीकरण के लिए चुनाव आयोग ऐसे कदम उठा रहा है, ये आरोप लग रहा है। देखिए, इस तरह की बातें करना मैं समझता हूं कि हार की स्वीकारोक्ति है। याद करिए वो समय जब 33 साल से सीपीएम ने बंगाल की महान धरती को। मुझे अभी की बात बताइए निखिल जी, इतिहास में ना जाइए। और 2011 में जिस तरह जो इनकी स्थिति थी वही स्थिति इस वक्त हमारी है। पाड़ा पाड़ा में, मैं बाली बेलूर लिलुआ में काफी काम करता हूं, वहां हर एक भाजपा का कार्यकर्ता या तो जेल में है या बेल पे है, और इस तरह कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसी तरह आपके कार्यकर्ताओं को उस वक्त किया जाता था, तब वो समय मत भूलिए। दीदी ने तो कह दिया जनता जवाब देगी, आपकी ये सारी आपत्तियों को जनता खारिज कर देगी। जब 2011 और 16 में इतने चरणों में चुनाव हुए तब कोई प्रश्न नहीं उठा। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी भी संवैधानिक जो संस्था है उसके निष्पक्षता पर प्रश्न नहीं उठाती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, विभिन्न कमीशन हो, अगर वो कोई ऐसा फैसला लेती है जो इनके अनुरूप ना हो तो ये लोग तुरंत पहले से ही प्रश्न उठा। सवाल तो आप ही पर उठ रहे हैं ना कि केंद्र में आप हैं, आप ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या कहेंगे आप? अब दोष देने का समय आ गया है। तृणमूल वाले भाजपा को दोष देंगे, भाजपा वाले तृणमूल को दोष देंगे। भाजपा देश की सरकार चला रही है, तृणमूल प्रदेश की सरकार चला रही है। 70 साल आपने राज किया है, चुनाव आयोग की पूरी फंक्शनिंग को जानते हैं, कुछ नहीं कहेंगे 8 फेज पर? देखिए, इस पे मेरा कुछ कहना मुझे नहीं लगता सही होगा। कुछ किया होगा तो कुछ समझ बुझ के किया होगा, लेकिन ठीक है, अगर किसी को आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। लेफ्ट क्या कहेगा 34 साल राज के बाद की देखचन की भावे देखचन? The main problem is not the segmentation of the election, but the main point is what we demand to the ECI is to ensure the voting right of the people. সব থেকে বড় প্রবলেম হচ্ছে এই যে পশ্চিমবাংলায় গত কয়েকটা নির্বাচনে মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকারটাই তো কেড়ে নেওয়া হয়েছে। 34 साल तो आप पर ही आरोप लगे हैं, अब आज आप कैसे ये आरोप लगा रहे हैं? जनता से ही पूछ लेते हैं एक बार, क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं कि वोट देने के लिए आपत्ति है। वोट देने के लिए तो आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आपके पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा के बेसिस हम वोट भी कर देंगे, जैसे तृणमूल और बीजेपी को, और वोट के बाद ये देखते हैं कि शुभेंदु अधिकारी की तरह टीएमसी की नेता बीजेपी में चला गया और बीजेपी के सुजाता खा की तरह वो तृणमूल में चला गया, तब हम किसके पास जाएंगे? एक सवाल। दूसरा सवाल वाम कांग्रेस से है, अगर इस अपकमिंग इलेक्शन में पब्लिक का ये कॉन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो पाए और विधानसभा त्रिकोण हो गया तो आपका कोalition का पोजीशन क्या हो? कोalition तब देखा जाएगा, पहले वोट तो करिए। आप क्या कहेंगे? अभी 34 साल में का बाद ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि आदमी लोग वोट नहीं दे पाया। ये जहाँ पे आप लोग ये प्रोग्राम अरेंज किया, ये जगह पे एक टाइम था जहाँ पे कोई ऑपोजिशन पार्टी को वोट देने का कोई हिसाब नहीं था, यहाँ पे वोट नहीं दिया जाता था। तो ये बात सही है? ये बात सही है, जनता खुद ही कह रही है ये बात सही है। आप बता दीजिए आपका क्या सवाल है? नहीं, मेरा एक प्रश्न है कांग्रेस और सीपीएम से कि अगर आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट, खुद को असाम्प्रदायिक कह सकते हैं तो बीजेपी क्यों खुद को असाम्प्रदायिक नहीं बोल सकते? आप बताइए, सांप्रदायिकता के सवाल उठते हैं, आप कहते हैं कि वो एक धर्म की राजनीति पुष्टिकरण तुष्टीकरण करते हैं, आप ही बता दीजिए इस पर। कांग्रेस करे तो सही, दूसरे करे तो गलत? नहीं, ऐसा नहीं है।
कोई अगर अपने आप को सांप्रदायिक कहता है, वो उसकी विचारधारा है, उसकी सोच है। कांग्रेस ने कभी भी ये नहीं कहा, कांग्रेस हमेशा से सेक्युलर पार्टी रही है, हमारी सोच सेक्युलर रही है और हम हमेशा सबको लेके चलना चाहते हैं, हमेशा से चले हैं और आगे भी चलेंगे। अब लेफ्ट कह रहे हैं, अब कह रहे हैं यही वोट नहीं कर पाते थे आप, तो यहाँ से एक के बाद एक एमएलए मुख्यमंत्री तक दिया आपने। अरे आईएसएफ तो एक न्यूली फंड पार्टी है ना, इसी की तरह हम अब तक कुछ नहीं जानेंगे। वो तो जो है पार्टी में अब्बास सिद्दीकी। आप अपना जवाब तो दे दीजिए ना कि यहाँ पर ऑपोजिशन को वोट देने नहीं दिया जाता था, जनता सवाल कर रही है, वोट नहीं देने देते। ये जो वर्ड है ना 103 नंबर वर्ड, ये 5 साल आगे यहाँ पर तृणमूल का काउंसिलर था, आप ही पूछिए उनको कैसे जीता था वो तृणमूल का काउंसिलर, ये 103 नंबर वार्ड में है। बोल दीजिए ना, तो प्रॉब्लम ये नहीं है। नो 5 साल में काम ही नहीं हुआ, आप ही बता दीजिए क्या सवाल है आपका, आप बता दीजिए। इस जो 5 साल चल रहा है ना, इस पे कोई काम ही नहीं हुआ। अब देख लीजिए सुजन चक्रवर्ती जो एमएलए था ना, वो विधायक बोला खाल विधायक देंगे, जगह विधायक है जो लेफ्ट फ्रंट मिनिस्ट्री था, उस टाइम यहाँ का एमएलए था बुद्धदेव भट्टाचार्य जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर था। इसी जगह पे कोई ऑपोजिशन को वोट देने नहीं दिया करता था। ये वेस्ट जादवपुर में कोई ऑपोजिशन को वोट देने का कोई हक नहीं था। बताइए, सवाल उठ रहे हैं आप। प्लीज आस्क द लेफ्ट फ्रंट कैंडिडेट एंड द साइमल्टेनियसली द कांग्रेस कैंडिडेट देयर अलायंस, इज इट टेम्पररी और परमानेंट? अरे 5 साल से तो चल रहा है, आप बता दीजिए आपका क्या सवाल है। मेरे एक ही क्वेश्चन है, आप जो बोल रहे हैं जे सीएम कौन बनेगा, तो हम बीजेपी के हिसाब से आपका सीएम कैंडिडेट कौन है और कांग्रेस और अलायंस उसका सीएम कैंडिडेट कौन है, वो बता दीजिए। जी सवाल का जवाब। আরে তৃণমূল বলছে গণতন্ত্রের কথা, আমি শুধু একটা প্রশ্ন করি, 2018 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর যদি তৃণমূল গণতন্ত্রের কথা বলে থুতু ফেলে আবার চেটে নিতে হবে তাকে। बहुत बड़ी बात कह दी कि ये एक तो सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप 2018 की अभी हिंसा के बाद दोबारा 2021? देखिए, बंगाल के चुनाव हिंसात्मक रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो हमेशा आप सभी ने देखा है। ठीक है, देखते हैं, इस बार हो सकता है शायद कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे होम मिनिस्टर साहब सबकी नजरें यहाँ पे हैं, हो सकता है कि इस बार हिंसा थोड़ी कम हो। कांग्रेस का क्या किरदार रहेगा ये तो बताना भूल ही गए, ये बता दीजिए निखिल जी, इस बार चुनाव में बड़े मुद्दे 3 क्या होंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा होगा यहाँ जो है सो करप्शन का, कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का और सिक्योरिटी का मुद्दा है। जिस तरह से जेएमबी का और आईएस का यहाँ पर अड्डा पाया जाता है, जिस तरह से गांव-गांव में तोलाबाजी हो रहा है, लोगों को करप्शन की वजह से लोगों की जीवनचर्या में जो है। पेट्रोल के बारे में भी कुछ बोल दीजिए, जनता पूछ रही है। देखिए, और एक और मुद्दा रहेगा, अरे जाके देख लीजिए, गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, पंख लगे विकास को, जिसने स्वर्ग न देखा हो देख आए गुजरात को। शायर और शायरी का अंत नहीं है राजनीति में, आप ही बता दीजिए क्या होगा कटमनी का आरोप और दूसरी ओर बाकी सारे सवाल। आपने पूछा कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सभी को पता है ममता दी बनेगी। मैं आपको और एक बात बता दूं, जो 2024 में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री भी बनेगी। बंगाल का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, यहाँ आरएसएस आइडियोलॉजी का कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ये जितना मैनेज करने की कोशिश करे, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 240-250 सीट लेकर जीतने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जनता है, जो जनता सवाल करेगी, हाथ उठाएगी और बताएगी कि आखिरकार इस पक्ष से उस पक्ष, विपक्ष या निष्पक्ष, इस बार क्या होगा चुनाव में, मतदान में, कुछ ऐसा कुछ भी जनता से पूछते हैं। क्या कहेंगे, आपका क्या सवाल है, क्या पूछ रहे थे आप? मेरा सवाल बीजेपी से है। ये प्रवक्ता अभी बोले कि करप्शन फ्री बंगाल करेंगे, इन लोग का बंगाल का नारा है कि सोनार बांग्ला करेंगे, तो सोनार बांग्ला स्कैम्स में जुड़े हुए सब नेता, तृणमूल का नेताओं को लेके वो कैसे सोनार बांग्ला करेंगे? बता दीजिए, देख लीजिए, एक के बाद एक सवाल आएंगे और इस बार आपको बताते हैं कि जनता के सवाल जारी रहेंगे आपके पसंदीदा प्रोग्राम पर, एक ऐसा शो जो आपके सवाल सीधा नेता तक पहुंचाए। देखते रहिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री, एबीपी न्यूज पर आपको रखे आगे।